हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 3.5। लेकिन चैप्टर 3.5 को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, अपनों को थोड़ा इसका बारे में जानते हैं। देखिए, आप भी मैं आपको जो बताऊंगा ना, वो अपनों ने जब चैप्टर 3 की शुरुआत की थी ना, तब मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। लेकिन फिर भी अपने दोबारा थोड़ा सा करते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि आपके चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग था कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होगी। कितने वेरिएबल में होगी? दो वेरिएबल में होगी। तो ये देखो एक्स वाई, ये जनरल फॉर्म बताई थी कि नहीं बताई थी? फिर मैंने कहा था कि इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की क्या डेफिनेशन होती है। लीनियर इक्वेशन जैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। यहाँ वेरिएबल क्या है आपके पास? एक्स और वाई, इनकी पावर कितनी है? 1। तो ये कैसा है? लीनियर। अब इसको इक्वेशन क्यों कह दिया? क्योंकि इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इन दोनों लाइनों को ग्राफ पर बनाऊं तो मेरे पास 3 केस हो सकते हैं। कितने केस हो सकते हैं? 3 केस हो सकते हैं। कौन कौन से केस थे भाई? समझाया हुआ है आप लोगों को। पहला केस था कि जब दोनों की दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट का मतलब एक लाइन ऐसे आ रही है, दूसरी ऐसे आ रही है, दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो उनमें एक कॉमन पॉइंट होता है कि नहीं होता? ये वाला देखो, ये कॉमन पॉइंट है कि नहीं है? तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो L1 पे भी है और L2 पे भी है। तो मैंने कह दिया कि जब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेगी तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर बात आती है कि मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है और मुझे जानना है कि इसका सॉल्यूशन यूनिक है या यूनिक नहीं है। तो क्या करूं? तो क्या मैं ग्राफ बनाकर देखूंगा हर बार? नहीं देखूंगा ना। तो उसके लिए क्या है, दोनों इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट का कंपेयर करके देखते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है? a1, x का क्या है? a2। तो a1 अपॉन में a2, y के कोफिशिएंट b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं है। तो ये कैसा हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी केस क्या हो सकती है? सेकंड केस हो सकता है कि जब दोनों की दोनों लाइनें क्या हो? पैरेलल। अब देखो, पैरेलल लाइन बनाई है मैंने, तो क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट है? क्या कोई कॉमन पॉइंट नहीं है? तो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आपसे पूछेगा कि अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो कैसे पता लगेगा? फिर वही बात, ग्राफ बनाकर तो देख ही नहीं सकते, तो कैसे पता लगेगा? कोएफिशिएंट का कंपेयर करके देखो। a1 a2, b1 b2 का कंपेयर किया तो इक्वल आना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट टर्म का कंपेयर इसके साथ इक्वल नहीं आना चाहिए। ये अपने कर चुके हैं ना पहले। और थर्ड केस क्या होता है? जब दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो, यानी कि जहां से एक लाइन जा रही है दूसरी लाइन उसके ऊपर से ही जा रही है। इस केस के अंदर ये देखो, मैंने जितने भी गोल किए सारे के सारे पॉइंट कॉमन हैं कि नहीं है? इतने सारे कॉमन पॉइंट हैं तो इसके सॉल्यूशन भी बहुत सारे होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे इनके? इनफिनाइट। और कंडीशन, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म तीनों का रेशो इसके अंदर क्या होगा? इक्वल। अब अपने करने जा रहे हैं, देखो ये मैंने थोड़ा फास्टली बता दिया है क्योंकि ये आपने पहले वाली वीडियो में सीखा हुआ है। आज अपने करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको करने से पहले आप मुझे बताइए कि आपने कौन कौन से मेथड सीखे हैं, अपने दिमाग पे याद कीजिए। शुरू में आपने सीखा था ये क्या होता है? नहीं, सबसे पहले शुरुआत कैसे की थी अपनों ने? लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? फिर क्या किया था अपनों ने? केस क्या होते हैं? लाइनें कैसे कैसे आती हैं? उसके बाद में आपने सीखा था सबसे नंबर 1 पे ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड सीखा था? ग्राफिकल। उसके अंदर कैसे सॉल्यूशन करते थे? आप दोनों लाइनों के ग्राफ बनाते थे। ग्राफ के अंदर दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे काटती है वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। अगर नहीं काटती, ये तीनों केस देख लेते थे। तो पहला किया था अपनों ने ग्राफ बनाकर। दूसरा क्वेश्चन किया था अपनों ने, दूसरा मेथड किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा किया था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड? आपके पास दो इक्वेशन होती है, एक में से x या y की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में रख देते हैं। यानी कि अगर मैं पहले में से x या y की वैल्यू निकालूं और उसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्या कर दूं? सब्स्टिट्यूट। किसमें? दूसरे में। तो मेथड कौन सा हो गया? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे भी कर सकते हैं, सेकंड में से x या y की वैल्यू निकालो और फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा मेथड आपने कौन सा किया था?
एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड किया था? एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बच्चों? इन दोनों में से दोनों इक्वेशन ले लो, उसमें x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट इक्वल कर दो। जैसे यहाँ x का a1 है, यहाँ x का a2 है, अलग अलग है ना। इसको मैं a2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको a1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ भी a1 a2, यहाँ भी a1 a2, इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? फिर अपने हिसाब से उनको जोड़ो या घटाओ, यानी कि ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। क्यों करना है? ताकि इनमें से एक वेरिएबल खत्म हो जाए, y में आ जाए। ये अपनों ने किया था पिछले चैप्टर में। अब कर रहे हैं अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस मेथड के बारे में ध्यान से सुनो। एक हिसाब से देखा जाए तो ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, तीनों मेथड से सबसे आसान मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आप आंसर निकालने की स्पीड देखो तो इसके अंदर आंसर जल्दी निकलते हैं, लेकिन इसके अंदर दो फार्मूले बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही ध्यान से उनकी वैल्यू लिखनी होगी। जैसे आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं, मैं इनका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। क्या बताता हूँ? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? x की वैल्यू निकालोगे। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो एक बार ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार इसको बड़ा बड़ा। a1 b1 c1 a2 b2 c2। सिर्फ कांस्टेंट लिखें, कोफिशिएंट लिखें, a1 a2 b1 b2 c1 c2। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो ये बच्चों क्या है मेरे पास? x की वैल्यू कैसे आएगी? यहाँ क्या था? x, तो x वालों को छोड़ दो, x वालों को छोड़ दो, छोड़ दिया। पीछे क्या रहेगी? ये y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो अब इनका मल्टीप्लाई करो b1 का c2 से और b2 का c1 से। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसलिए इस मेथड का नाम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे किया मैंने? b1 का मल्टीप्लाई c2 से, b2 का मल्टीप्लाई c1 से। ये रहा b1 का मल्टीप्लाई c2 से माइनस b2 का मल्टीप्लाई c1 से। बीच में क्या आएगा? माइनस। ठीक है। अपोन के अंदर कांस्टेंट टर्म को छोड़ दो। पीछे क्या रह गया? a1 b2 a2 b1। मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं अपने, उसको याद रखना है। माइनस की गलती होते ही पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं? a1 का b2 से, a2 का b1 से, यानी पहले वाले का दूसरे से, फिर नीचे से ऊपर चल रहे हैं। माइनस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये होगी बच्चों x की वैल्यू। फार्मूला लगाओ, x की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब देखो y की वैल्यू निकाल दी है ना, तो एक बार इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब देखो जब x की निकालनी थी तो x को छोड़कर इनका मल्टीप्लाई कर लिया था। अब किसकी निकालनी है? y की निकालनी है, तो y को छोड़ दो और इनका मल्टीप्लाई कैसे? a1 का c2 से, a2 का c1 से। पहले का फिर नीचे से, a1 का c2 से, a2 का c1 से। अपोन में क्या आएगा? सेम ही चीज आएगी, a1 b2 a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो ध्यान रखने वाली है, वो क्या है आप लोगों के पास? वो ये है कि x की जो वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इसके आगे माइनस लगा लेना। इसके आगे क्या लगा लेना? माइनस। अब आप पूछोगे सर माइनस क्यों लगाया है? माइनस मैंने इसलिए लगवाया है क्योंकि आपको ये फार्मूला याद करना आसान हो जाए। जैसे b1 c2 b2 c1 a1 c2 a2 c1, है ना? b1 c2 b2 c1 a1 c2 a2 c1। b1 b2 की जगह a1 a2 कर दिया, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है? अगर आप माइनस नहीं लगाओगे, आपकी बुक में ये माइनस नहीं लगाया हुआ है, याद रखना, तो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? y की वैल्यू। इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊँ तो ये a2 c1 तो माइनस का है, प्लस का हो गया, a2 c1 a1 c2 माइनस का हो गया। ये आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, तो ये और ये एक ही बात है। मैं आपको इससे करवाऊंगा ताकि आपका फार्मूला याद रखना आसान हो जाए। ठीक है, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो अब अगर अपना थोड़ा डिटेल में जाना चाहें तो इन इक्वेशन से ये कंडीशन निकल जाएगी। अगर मैं से शुरू में पूछा होता कि सर इनका प्रूफ क्या है, तो इनका प्रूफ 3.5 में आया है
कि a1b2 माइनस a2b1 अगर 0 के इक्वल नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा x या y का, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्या 0 नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो a1b2 माइनस a2b1 डिनोमिनेटर है ना, a1b2 a2b1 a1b2 a2b1, यानी अगर इनका कोई सॉल्यूशन निकल रहा है तो a1b2 a2b1 0 नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू 0। ये माइनस a2b1 उधर चला जाएगा, तो a1b2 नॉट इक्वल टू a2b1, यहाँ से a1 ये a2 मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ डिवाइड में आ गया, b2 मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ डिवाइड में आ गया। देखो कंडीशन है कि नहीं है, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 पॉइंट में b2, है ना ये कंडीशन। यही कंडीशन अपनों को यूज करनी होती है। आगे वाली कंडीशन कैसे आएगी, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो इसका जब सॉल्यूशन निकालना था तो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। इनका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो इसका मतलब a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू 0 कर लेना, ये निकल जाएगा। ये मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि देखो आपकी बुक में तो इसका प्रूफ है, पर आपसे इसका प्रूफ कभी नहीं पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन भी करना है तो a1b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन नहीं लगानी। कौन सी कंडीशन लगानी है, ये वाली। अगर आप जानना चाहते हो कि ये कंडीशन इससे क्यों आई है तो मेरे को मैसेज कर देना, अपने डिटेल में चलेंगे, नहीं तो अपना काम इससे हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको कंबाइन फॉर्म में लिखना है तो भी अपने लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x, ये देखो b1c2 माइनस b2c1 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू यहाँ माइनस y, a1c2 a2c1 डिवाइड में कर दो, a1c2 माइनस a2c1 इक्वल टू यहाँ क्या रहेगा, a1 पॉइंट में b2 a2 पॉइंट में b1, a1 पॉइंट में b2 माइनस a2 पॉइंट में b1। ये इसकी अगर अपने तीनों को एक साथ लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं। 1 की जगह अपने एक कांस्टेंट टर्म k का यूज भी कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, k का। चलिए अपनों को इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना इसी से काम चला लेंगे। चलो अब अपने चैप्टर 3.5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मैं बोल रहा हूँ, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आपको उनमें से बताना है कि किसका तो यूनिक सॉल्यूशन है, किसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और किसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो आपके सामने कंडीशन लिखी हुई है ना, तो कंडीशन से चेक करते रहना और आपका आंसर निकल जाएगा। फिर आगे कहता है इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्या कहता है, सबसे पहले तो आप इक्वेशन को देखो और ये बताओ कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, ठीक है। अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है तो आप सॉल्यूशन निकालो, लेकिन निकालना किससे है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ये देखिए इसका करता हूँ मैं सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन करता हूँ, मैं कहता हूँ गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन गिवन अपना को, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, कंपेयर विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आएगा, देखो a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की वैल्यू कितनी है -3 और c1 की वैल्यू कितनी है -3। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है आपको, ये थोड़ा स्पीड से चल रहा है क्योंकि ये आप पहले कर चुके हो, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट क्या है a2, a2 कितना है मेरे पास शाबाश 3, y का कोफिशिएंट क्या है b2, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है -9, कांस्टेंट टर्म क्या है c2, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है -2। अब अपने यहाँ निकालें, अपने यहाँ निकालते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन में a2, a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, तो a1 अपॉन में a2 आया 1 अपॉन 3। अब निकालता हूँ मैं b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू कितनी है -3
B2 की वैल्यू कितनी है -9, माइनस से माइनस गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। देखो A1 में A2 भी 1/3 है, B1 में B2 भी 1/3 है। फिर देखते हैं C1 में C2 इक्वल टू -3 -2, माइनस से माइनस गया 3/2। तो यहाँ देखिए A1 में A2 इक्वल है B1 में B2, लेकिन ये इक्वल नहीं है C1 में C2 के। तो ये कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन। आप क्या लिखोगे? मेरे पास तो जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको तो मैंने बताया होगा ना कैसे लिखोगे। आप लिखोगे इन दिस कंडीशन, इसके नीचे सीधा लिखोगे hence the given equations hence given linear equations are parallel, so these equations have no solution। ठीक है, दोनों के दोनों इक्वेशन क्या है? पैरेलल है, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था कि यूनिक सॉल्यूशन होना तब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करो। अब मेरी एक छोटी सी बात याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज तभी करना है जब यूनिक सॉल्यूशन हो, या तभी होगा जब यूनिक सॉल्यूशन हो। इन दोनों कंडीशन के अंदर उसका यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा और एक्स और वाई की वैल्यू फिर वो तो इनफाइनाइट दिखाएगा। फिर आप कैसे यूज करोगे? पहले वाले मेथड। चलिए अब इसका फोर्थ करते हैं। क्या करते हैं? फोर्थ। ये आप लोगों के सामने है, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी पता लग जाएगा। तो एक बार मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, A1/A2 इक्वल टू 1/3, B1/B2 इक्वल टू -3/3, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। मैंने एक बार आपको डायरेक्ट बता दिया। क्यों? मेरा मतलब क्या है इस क्वेश्चन में करवाने का? मेरा कारण है इसमें समझाने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं आपको सिर्फ क्रॉस समझाऊंगा, ये तो अपने आप हो गया। x का कोएफिशिएंट A1 होता है जो 1 है, x का A2 होता है जो 3 है। समझ गए कैसे करना है? कंपेयर विद जनरल इक्वेशन करना है। अब यहाँ करते हैं इसको अपने, आपको पता लग गया ना इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब अपने इसका सॉल्यूशन करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, अपने करते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या करना है, गिवन लीनियर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन गिवन है आपको? पहली, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कंपेयर विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू है -7। अब देखिए सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या है? सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या है बच्चों? सेकंड लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको करते हैं कंपेयर। किससे करें? कंपेयर विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -15। अब इसके नीचे लिख लेना, क्या लिखोगे? ये लिख लेना A1 में A2 नॉट इक्वल टू B1 में B2, हैंस गिवन इक्वेशंस ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस आर लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, सो दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। इनका कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक। अब अपने निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? कहता है x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू, x की वैल्यू होती है, आपके पास लाइन है, ये देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x को छोड़कर बाकियों का मल्टीप्लाई करो, b1 का c2 से, b2 का c1 से। तो ये रहा b1 का c2 से माइनस b2 का c1 से। और अपोन में क्या आएगा? a1 का b2 से, a2 का b1 से, यानी कांस्टेंट टर्म को छोड़ना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। a1 का b2 से, a2 का b1 से। x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, b1 कितना है? -3 इंटू c2 कितना है?
-15, यहाँ माइनस है, B2 कितना है -3 इंटू C1 कितना है -7। देखिए फार्मूले में क्या था, B1 था, क्या था B1, तो B1 की वैल्यू क्या है -3, तो -3, फिर इंटू है इन दोनों के बीच में, C2 की वैल्यू क्या है -15, तो -15, ये एक हो गया B1 C2 माइनस B2 C1। आ गया ना, ब्रैकेट लगाते हैं समझ में, क्या करना है पहले, क्या करना है बाद में। आगे देखिए A1 B2, A1 कितना है आपके पास 1, B2 कितना है आपके पास -3, B पे माइनस, A2 कितना है आपके पास 3 और B1 कितना है आपके पास -3 इंटू -3। समझ गए। अब इसकी वैल्यू निकालो, ये देखो -3 इंटू -15 45, यहाँ माइनस है, ब्रैकेट में क्या आएगा -3 इंटू -7 21 अपॉन में 1 -3 इंटू -3 इंटू 3 कितना होता है -9, माइनस अंदर आ गया -9, ये हो गया 45 -21 अपॉन में -3 प्लस 9 में से 3 गए 6 24। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चों 4। अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने का फार्मूला कैसे याद करवाया था, y को छोड़ दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। y को छोड़ते ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, a1 का c2 से a2 का c1 से, यहाँ माइनस a1 का c2 से a2 का c1 से, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, a1 b2 a2 b1, कॉन्स्टेंट छोड़ के बाहर लगाना है माइनस। कैसे, y की वैल्यू निकाली थी तो y को छोड़ो, a1 का c2 से a2 का c1 से, और फिर a1 का b2 से a2 का b1 से। अब वैल्यू रखनी है, माइनस पड़ा है, पड़ा रहने दो। अंदर क्या है a1 इंटू c2, a1 है 1 और c2 है -15, a1 है 1 c2 है -15, यहाँ है माइनस का, ठीक है। आगे क्या है a2 c1, a2 है 3, c1 है -7, 3 इंटू -7, और जो अपॉन में है a1 b2 a2 b1, ये अभी आप निकाल चुके हो, ये था 1 इंटू -3 इंटू -3। अभी निकाला है कि नहीं निकाला, a1 b2 a2 b1, ये सेम ही तो है। इसको आगे सोल्व करें, ये आएगा, यहाँ से यहीं लिख देता हूँ इसके नीचे, माइनस ब्रैकेट में 1 इंटू -15 माइनस माइनस प्लस 21 अपॉन में 6 आएगा, ये हो जाएगा 6 अपॉन में 6, बाहर माइनस है तो -1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब देखो x की वैल्यू क्या आई आपके पास 4, y की वैल्यू क्या आई -1। ये आपका आंसर हो चुका है, x = 4 y = -1। जिन बच्चों को डाउट है कि ये आंसर सही है या गलत है, वो x की वैल्यू 4 यहाँ रखो, y की वैल्यू -1 यहाँ रखो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो आपका आंसर सही है, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आपका आंसर गलत है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे करना है, जिसका यूनिक सॉल्यूशन निकले उसको सोल्व करना है। देखिए बच्चों, आपका सेकंड का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी कि आपको a और b की वैल्यू निकालनी है कि a और b की कौन सी वैल्यू के लिए डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है ना, इनके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है। तो आपको क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। अब देखो a और b की वैल्यू आप डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, आपको कंडीशन दे दी इसने। ये क्या कहता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखिए 4, देखिए कंपेयर गिवन इक्वेशंस विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। आपको क्या करना है, आपको इनकी कंपेयर करना है a1x। चलो एक बार इसको मिटो के दोबारा लिखता हूँ।
थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, करने लग गए तो अच्छे से समझ में आना चाहिए। ऐसे करते हैं, गिवन इक्वेशन, पहले कौन सी इक्वेशन गिवन है आपको, 2x + 3y - 7 = 0। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये 7 को इधर ले आऊँगा तो -7 = 0 लिख दूंगा। अब इसको कंपेयर करता हूँ, कंपेयर विद a1x + b1y + c1 = 0। तो a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू है -7। सेकंड देखिए, सेकंड इक्वेशन कौन सी गिवन है, सेकंड इक्वेशन a - bx + a + by -3a + b - 2 = 0। ये देखो बच्चों, 3a + b - 2 एक कॉन्स्टेंट टर्म है कि नहीं है, ये इधर आएगी तो माइनस का होगा कि नहीं होगा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसको मैं इधर ले आया। अब आप कहोगे कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके साथ न x है न y है। चलिए आगे देखिए, इसको कंपेयर कर लेता हूँ मैं, कंपेयर विद a2x + b2y + c2 = 0। तो मेरे पास a2 क्या आ गया, a - b, b2 क्या आ गया, a + b और c2 क्या आ गया, -3a + b - 2, -3a + b - 2। ठीक है, देखिए अब आपको इसने क्या कंडीशन दी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर इनफिनाइट, क्या कंडीशन होती है भैया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, ऑफ सॉल्यूशंस क्या कंडीशन होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन आपके सामने है, a1 पॉइंट में a2, b1 पॉइंट में b2, c1 पॉइंट में c2। कंडीशन होती है a1 पॉइंट में a2 = b1 पॉइंट में b2 = c1 पॉइंट में c2। अब a1 कितना है 2, a2 कितना है a - b = b1 कितना है 3, b2 कितना है a + b और c1 और c2 कितना है, c1 है -7, c2 है -3a + b - 2। आप लोगों के सामने हैं। अब आप इनमें से कोई भी दो इक्वेशन ले लो, आपके पास इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड आपको सीख ही चुके हो, दोनों मेथडों को सॉल्व करना, आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको कंडीशन को सॉल्व कर रहा हूँ, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका जो सेकंड होगा वो आपका होमवर्क होगा। देखिए यहाँ से मैं देखिए माइनस से माइनस को काट रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ फ्रॉम, नंबर दे देते हैं इसको दे देते हैं फर्स्ट, इसको दे देते हैं सेकंड, इसको दे देते हैं थर्ड। तो फ्रॉम थर्ड से ले लें। सबसे पहले मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, 2/a - b = 3/a + b। अब देखो a + b का मल्टीप्लाई 2 से, a - b का मल्टीप्लाई 3 से, तो ये हो जाएगा यहाँ से, इसके आगे लिख देता हूँ 2a + 2b = 3a - 3b। यहाँ से क्या आएगा, 2a को अगर मैं इधर भेज दूँ तो ये बन जाएगा a, 3b को इधर भेज दूँ तो ये बन जाएगा 5b, a = 5b। बन गया कि नहीं बन गया। मैंने सबसे पहले इन दोनों को उठाया है, अब मुझे दूसरी इक्वेशन और चाहिए, तो मैं चाहूँ तो इन दोनों को उठा लूँ, चाहूँ तो इन दोनों को उठा लूँ, इन दोनों को उठा ही चुका हूँ, इसके अलावा कोई भी दो इक्वल रख लो दूसरी। फिर एक छोटी सी चीज़ सुनो, मुझे दूसरी इक्वेशन क्यों चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कितने टर्म है, 2, तो कितने वेरिएबल इक्वेशन चाहिए, 2, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम थर्ड से उठाते हैं अब फर्स्ट को, 2/a - b = 7/3a + b - 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 से, 6a + 2b - 4 = 7a - 7b। क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, जो डिवाइड में होता है वो उधर आके मल्टीप्लाई में जाता है कि नहीं जाता। देखिए यहाँ से क्या आया, ये आ गया 6a + 6a, ये 7a इधर आ जाएगा तो -7a, ये -7b
ये 2 भी इधर चला जाएगा तो माइनस का 2 भी, ये माइनस का 4 भी इधर आ गया तो प्लस का 4, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ए इक्वल टू माइनस 9b प्लस 4। ये है 4 नंबर, ये है 5 नंबर। अब देखिए 4 से ए की वैल्यू यहाँ रख दें कि नहीं रख दें? रख देते हैं। फ्रॉम 4 पुट वैल्यू इन 5 में रखते हैं, ए की वैल्यू रखनी है 5b, तो 5b इक्वल टू माइनस 9b प्लस 4, 9b इधर आ जाएगा तो 4b, b की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 1, b की वैल्यू क्या आ गई 1। ये 6 है, b की वैल्यू कहीं रख दो। फ्रॉम 6 पुट वैल्यू इन 4, b की वैल्यू 1 यहाँ रखा तो a की वैल्यू आ जाएगी 5b, यानी कि 5 इंटू 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। मैंने कौन सा मेथड यूज कर लिया? मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया। आप इन दोनों इक्वेशन को लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज भी कर सकते हो सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? इसका सेकंड पार्ट कहता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन किस में होता है? हाँ, नो सॉल्यूशन सेकंड, इसका नो सॉल्यूशन कह रहा है। हाँ बताओ, सेकंड कह रहा है इसका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब दोनों लाइनें पैरेलल हो, और उसकी कंडीशन क्या होती है? a1 में a2 इक्वल टू b1 में b2। ओके बाय, टाटा।